Hello students, welcome back to my channel. So एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों से मतलब मैं सुनते रहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और बहुत जगह पे इवन पर्सनल मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा आप लोग करते हो कि कुछ सजेशंस दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम पास में है तो हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड आप लोग सजेशंस मतलब क्या मतलब आप लोग एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। बट आज जो ये पर्टिकुलर वीडियो है वो सजेशन बेस्ड ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने पूरा सिलेबस ओपन करके रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये है आप लोगों का पार्ट 2 का सिलेबस, ठीक है। तो क्योंकि ये मैं पार्ट 2 के बारे में आज डिस्कशन करने वाला हूँ, तो डिस्कशन करने से पहले गाइस आई जस्ट वांट टू से समथिंग कि अभी कुछ दिनों से नहीं, 2-4 महीनों से एक्चुअली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ बहुत बहुत मतलब ये चीज़ दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। और इस बारे में मैंने एनएसओयू मतलब जो डिपार्टमेंट हेड है उनसे भी बात किया, बहुत लोगों से मैंने बात किया, बहुत सारे प्रोफेसर से मैंने बात किया, तो इसका कोई सल्यूशन नहीं है। बट उनके तरफ से कोई सल्यूशन इसीलिए नहीं है कि वो लोग इस मैटर पे बस आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं। इवन मैं भी आप लोगों को अवेयर ही कर सकता हूँ, बाकी आप लोग करो ना करो आपके ऊपर है। तो वो ये है, देखिए बहुत लोग, इवन मैं स्टूडेंट्स का नाम भी लूँगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, मैं कुछ इंस्टीट्यूट का नाम मतलब लूँगा नहीं, आप लोग जानते हो बहुत फेमस फेमस इंस्टीट्यूट हैं। तो वो लोग ना मतलब क्या बोलो तो नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ये अच्छी बात है कि नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों के काम में आएंगे, अच्छी बात है। मगर क्या है, एक मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, नोट्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, उन इंस्टीट्यूट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ। बट एक चीज समझो, अगर ये पार्ट 2 का नोट्स आपको जो पीडीएफ शेयर किया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो क्या ये पार्ट 2, ये जो पीडीएफ है ये दूसरों को शेयर नहीं किया जा रहा है? आपको भी सेल किया जा रहा है, दूसरों को भी सेल किया जा रहा है, तो आप लोगों का संख्या ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा है ना पीजी डिपार्टमेंट में। मतलब 2000 ऑलमोस्ट, मैं अगर बोलूँ तो कुछ गलती नहीं होगी इसमें। ऑलमोस्ट 1 से 1500 तो हो ही आप लोग। इंग्लिश डिपार्टमेंट में मुझे लगता है एनएसओयू में 1 से 1500 से ज़्यादा ही होंगे। ग्रुप में ही मतलब 1500 के करीबन है, मेरे जितने भी ग्रुप है सबको मिलाकर मैं अगर करूँ तो 1 से 1500 वो स्टूडेंट आप लोग हो। सिर्फ पार्ट 2 के बारे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। पार्ट 1 के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मगर ये जो मैसेज है सबके लिए है। बेसिकली देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ, जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है उसका जो क्या क्वालिटी है नहीं है ये आप लोग जज नहीं कर सकते हो। उसका रीज़न ये है, आप लोग अगर नोट्स खरीद रहे हो गाइस, समझो, आप लोग अगर सिर्फ वो लोग आपको कोई भी क्लासेस वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं। 1 से 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, वो भी मुझे नहीं लगता कोई इंग्लिश डिपार्टमेंट का कोई एक इंस्टीट्यूट होगा जो कि एकदम से आपको सही तरीके से गाइडेंस देगा, आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम नोटिस देगा, आपको प्रॉपरली आपको समझाएगा किसी टॉपिक में अच्छे से उसको कैसे पढ़ा जाता है, इस मैटर पे बात करेंगे वो लोग। तो बहुत कम ही मैं इंस्टीट्यूट देखता हूँ, मेरे जहन में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं इंग्लिश डिपार्टमेंट में। अगर है तो आप लोग बताइए, कमेंट में ही बता दीजिए कि कहाँ पे है, मतलब कौन लोग ऐसे प्रोवाइड करते हैं ऐसे सर्विसेज। और आप लोग एक बात पूछ सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं भी तो एक पेड ग्रुप चला ही रहा हूँ। यस, ये बात सही है कि मैं एक पेड ग्रुप चला रहा हूँ, मगर एक बात समझो, वहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। मैंने खुद ही स्टूडेंट्स लेना बंद कर दिया वहाँ पे, आप समझो। मैं अगर वहाँ पे अगर बिजनेस करता तो डेफिनेटली उस जगह पे अगर वो जो स्टूडेंट है आज 50 नहीं होता वहाँ पे, आपको कभी दिखाऊंगा 50 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ। अगर मैं बिजनेस करता और 50 में सब लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग पेड है, ठीक है, आप लोग समझो। बहुत लोगों के हालात ऐसे अच्छे नहीं है और जिनसे मैं पैसा ले भी नहीं सकता। और मेरा जो फी है एकदम से नॉमिनल है, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है।
मैं तो कुछ स्टूडेंट्स को आप लोगों के डिपार्ट मतलब बैच में मैं कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे भी है जिनको मैं देखता हूँ कि वो लोग पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह या फिर नूडल्स वगैरह या फिर किसी अच्छे मतलब रेस्टोरेंट में या फिर बिरयानी वगैरह खा रहे हैं। वो रेगुलर बेसिस में ही खा रहे हैं। हफ्ते में उन लोगों का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 1000 1500 या फिर 500 एक खर्चा हो जा रहा है हफ्ते में। मैं दिन का नहीं बता रहा हूँ, कौन कितना खा रहा है मैं नहीं बता सकता, जज करना सही नहीं है। मगर एक बात समझो, मेरा जो फी है, मैं एकदम से फी बहुत कम लेता हूँ। मैं फी लेता हूँ 300 पर मंथ लेता हूँ। तो उसमें भी बहुत लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं। इवन बहुत लोग और इस बात को तो सर तक भी पहुंचाए हैं, प्रोफेसर तक भी पहुंचाए हैं। मेरे कानों में आया है ये सब चीजें। तो आप लोग एक बात समझो कि जो नोट्स आप खरीद रहे हो किसी इंस्टीट्यूट से, वो लोग क्या आपको गाइड कर रहे हैं प्रॉपरली या आपको सही से पढ़ा रहे हैं? मैं यहाँ पे अपनी मेहनत का खाता हूँ भाई, सच बता रहा हूँ। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट्स लोगों को उनके फ्यूचर के साथ नहीं खेलता। मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को पढ़ो, तो मैं खुद उसको एनालिसिस किया है मैंने, और मुझे इस टॉपिक पे नॉलेज है। पार्ट 2 पार्ट 1 के सिलेबस, आपका जो सिलेबस है फुल सिलेबस का, मैंने बहुत बार इसको 7 से 8 बार तो मैंने एनालिसिस कर लिया है। कहाँ पे क्या चीज़ है नहीं है, सब कुछ, एवरीथिंग। प्रीवियस ईयर भी मैंने जो भी सजेशंस वगैरह दिया था। आज अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं प्रीवियस ईयर के, वो लोग मेरे ऊपर आस्था किए हुए हैं कि मैं जो देता हूँ वो आ जाता है एग्जाम में। तो ऐसा हो क्यों रहा है अब समझिए। इसका रीजन ये की है कि मैं नॉलेजेबल हूँ भाई। मैं बहुत ज्यादा अपने आप मतलब खुद का कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ या फिर खुद खुद का बहुत ज्यादा प्रूव नहीं कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है। अगर आप में नॉलेज है, अगर आप एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मेंटेन करके आप पढ़ा रहे हो किसी को, एंड यू आर अर्निंग समथिंग, और वो एकदम नॉमिनल फी है, जो कि इंसान एक बर्गर पिज्ज़ा में जो खर्च करता है एक दिन में, मेरा पूरा मंथ का वो फीस होता है। आप समझो, इंसान एक दिन 2 दिन में जो खत्म करता है, मतलब फास्ट फूड में या फिर कुछ भी चीज़ों में, तो मेरा ये पूरा मतलब पूरे महीने का मेरा फीस है। तो मैं बेसिकली जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनके लाइफ के साथ मैं नहीं खेल सकता, उनके फ्यूचर के साथ मैं नहीं खेल सकता। उनको सही से मैं गाइडेंस देता हूँ। प्रीवियस ईयर भी मैंने दिया था। प्रीवियस ईयर मैं फ्री पढ़ा रहा था, 3 साल से मैं फ्री पढ़ाया। फिर जाके ये 2022 वाला बैच जो है, 2023 से मैंने पेड ग्रुप स्टार्ट किया। वो भी बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग एक बात समझो कि मैं अगर लिमिटेड रखा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई बिजनेस का फैक्टर नहीं है गाइस। एक फ्रेंडली मैटर है, सबको मैं गाइड कर रहा हूँ, सही से सजेशंस दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ उनको। मैं समझा रहा हूँ कैसे लिखना चाहिए। ये भी समझो ना, कैसे लिखना चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन दे रहा है, अगर यूनिवर्सिटी कोई पूछ रहा है, तो उसको कैसे लिखना चाहिए, ये भी तो फैक्ट है ना। आपको अगर ये चीज ही नहीं समझ में आ रहा कि मुझे लिखना कैसे है, मुझे लिखना कैसे है, मैं 1 पेज लिखूं 2 पेज लिखूं या फिर कितना लिखना है। जो भी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत स्टूडेंट्स है आप लोगों में, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा 5 से 7 मिनट तक, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं, बहुत लोग तो ऐसे भी है कि पैसे लेकर आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी कंप्लेंट्स मेरे पास आए हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से ऐसा हुआ है, फ्रॉड हो रहा है। 300, 1000, 1500, 2000 ऐसे पे कर रहे हैं लोग, नोट्स खरीद रहे हैं। और वो नोट्स एकदम से एकदम नॉर्मल नोट है। उसको पढ़कर उसको पढ़ने से अच्छा है आप एनएसओ के जो मतलब प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है उसको पढ़ो, जो एसएलएम है आप लोगों का वो पढ़ो। तो देखिए, कहने का ये मतलब है, ये इतने सारे स्टूडेंट्स, अगर उनको एनसी उनको मिल रहा है, उनका क्लियर नहीं हो रहा कोई पेपर। इवन मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स है प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम दिए थे, उनके भी मतलब वो 2-3 पेज एक्स्ट्रा लिए थे, उनका पास मार्क्स भी नहीं आया। आप लोगों को पता है 40 नंबर आपको अगर पास करना है तो 40 नंबर आपको चाहिए होता है। असाइनमेंट में मैं समझ लेता हूँ 17 से 18 या फिर 15 नंबर आप लोग
ले लिए हो, 25 नंबर आप लोगों को लगता है 40 कवर करने के लिए, इससे आप लोग क्लियर कर पाओ उस पेपर को, ठीक है। तो उनसे वो 40 भी नहीं वो ला पाए। आप लोग समझो, बहुत ज्यादा लिखने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी नंबर नहीं दे रहा, स्कोर नहीं दे रहा। क्यों? या तो वो लोग कॉपी कर रहे हैं, बहुत लोग माइक्रो भी किए थे, मुझे पता है कौन लोग माइक्रो किए थे लास्ट ईयर, मैं उनका चेहरा भी पता है, उनका रिजल्ट भी पता है गाइस। तो मैंने ये चीज देखा कि बहुत लोगों ने माइक्रो किया, माइक्रो करने के बाद उनका हार्डली वो 58 55 या फिर 60 तक आया। और कुछ लोग हैं जो माइक्रो नहीं किए, अपने हिसाब से लिखे, तो उनका स्कोर बहुत ज्यादा आया। आप लोग अभी 12th के बच्चे नहीं हो, या ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, आप लोग मास्टर्स कर रहे हो। इसको इज्जत दो आप लोग। यूनिवर्सिटी ओपन है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग इसको इज्जत ना दो, ऐसा कुछ नहीं है। यूजीसी अप्रूव्ड है एनएसओयू, नैक एग्रीगेटेड ए है, ए प्लस है। तो यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे भी आपको जॉब मिल ही जाएगा, ये एप्लीकेबल भी है। इवन आप लोग पीएचडी भी कर सकते हो। बहुत सारे एनएसओयू के स्टूडेंट्स हैं जो लोग ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं। बहुत लोग तो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनएसओयू से थे पास आउट, ओपन यूनिवर्सिटी, किसी ओपन यूनिवर्सिटी से थे, इग्नू से थे। वो लोग अच्छे अच्छे मतलब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में अभी प्रोफेसर है। तो कहने का ये मतलब है, यहाँ पे भाई कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं चलता है। यहाँ पे आप कितना नॉलेजेबल हो, ये डिसाइड करेगा आप, आपका जो स्कोर है उसमें। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट करके वो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। वो जब पेपर्स चेक करेंगे ना, तो वैसे ही नहीं आप लोगों को मार्क्स दे देंगे वो लोग। तो ये सब नोट्स वगैरह, ये सब स्कैम में मत पड़ो। कोई अगर ऑथेंटिक चीज दे रहा है तो उसको खरीदो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूट के मैं अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मगर कोई चीज अगर ऑथेंटिक दे रहा है, इट्स ओके। किसी इंस्टीट्यूट का जो नोट्स है उसको अगर आप सेल कर रहे हो, ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एक ऑफेंस है। ये लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो आप लोग। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं आप लोगों के बैच में ही, मैं देख रहा हूँ, लिटरली मैं देख रहा हूँ, 4-5 महीने से मैं देख रहा हूँ, नोट सेल कर रहे हैं। वो लोग खरीद रहे हैं 1000 में, तो बेच रहे हैं 500 में। तो आप लोग समझो, वो 1000 में खरीद रहे हैं और 500 में बेच रहे हैं, या फिर 300 में बेच रहे हैं, या फिर 400 में बेच रहे हैं, कोई भी एक अमाउंट में बेच रहे हैं। तो 10 लोग अगर उनसे खरीदेंगे, तो उनका उनका तो मतलब बहुत ज्यादा मुनाफा होगा ना। किसी और के नोट से वो अपना पैसा छाप रहे हैं, वो लोग पॉकेट गर्म कर रहे हैं। ये समझो आप लोग, स्मार्ट बनो, बेवकूफ नहीं। आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो, चीजों को समझो। मैं बहुत ज्यादा मतलब ऐसे बातें करता हूँ तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो लोग सोचते बहुत ज्ञान देने चला आया, मगर भाई ये चीजें बाद में जाके आप लोगों को बहुत काम में आएंगी ये चीज, इसीलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखो, ओके। बाकी चलो, आप लोग इतना, आप लोग रिक्वेस्ट किए हो, तो आज बात करते हैं, क्या सजेशंस रहते हैं यहाँ पे, क्या क्या पढ़ना चाहिए आप लोगों, नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ना आप लोगों को सब भी कुछ है, सब चीज को पढ़ो। मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 1.5 महीने से 2 महीना टाइम है। पार्ट 2 के बारे में बोल रहा हूँ। एग्जाम अगस्त के एंड तक, मतलब या फिर मिड तक कंडक्ट हो जाएगा पार्ट 2 का। अगस्त में ही मतलब इसका कंडक्शन होगा, ठीक है, कंडक्ट होगा अगस्त तक, ये कंडक्ट हो जाएगा एग्जाम। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, आपके पास बहुत समय है अभी, समय को खराब मत करो, ठीक है। और ये जो फुल सिलेबस मैंने खोल रखा है, यहाँ से सब कुछ तो आएगा भी नहीं। बहुत कुछ यहाँ पे ऐसे भी है जो कि आप लोग के एसएलएम में भी नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, एसएलएम ही ओपन करता हूँ, ये रहा एसएलएम, ठीक है। तो आप लोग समझो कि जो जो मैं बताऊंगा आज, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यू हैव टू रीड एवरीथिंग, you have to gain knowledge from every topic. If you know the theme, if you know the characters, then obviously you can write everything, you can explain everything. If you don't know the theme or the story, then I don't think so आप लोग उसको सही से वहां पे एक्सप्लेन कर पाओगे। ये फैक्ट है भाई, ये समझो आप लोग। आप लोगों से एकदम खुल के बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि गूगल मीट नहीं रख रहा हूँ अभी, टेलीग्राम वीसी भी नहीं रख रहा हूँ। तो इस वीडियो के द्वारा ही ये मैसेज
आप लोगों के दिमाग तक जाए, दिल तक जाए, इसीलिए मैं ऐसे खुलकर बात कर रहा हूँ। फैक्ट को समझो, ठीक है? बेवकूफ मत बनो, स्मार्ट बनो। आप लोग अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हो। मोहल्ले के किसी फ्रेंड ने अगर पूछ लिया कि भाई तू तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इंग्लिश में, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। वो इंसान ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आपको वो दे दिया, तो आप लोग तो रट्टा मार रहे हो। वो नोट्स वगैरह खरीद के तो रट्टा मार रहे हो। आप लोग तो सही से पढ़ नहीं रहे हो। तो रट्टा मारने से आप लोगों को लगता है कि एग्जाम आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे, या फिर रट्टा मारने से आप लोगों को ये लगता है कि आगे जाके दिक्कत नहीं होगी? आप लोग गलत हो। आप लोग इंग्लिश में मास्टर्स कर रहे हो, और इस यूनिवर्सिटी को कैलकाटा यूनिवर्सिटी के साथ लिंक कर सकते हो आप लोग। वैल्यूएशन सेम है। सारे ही यूनिवर्सिटीज यूजीसी के अंडर है। ये भी यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंडर है। ये ओपन लिखावट के वजह से आप लोग ये मत समझो कि ये ओपन है, इसमें थोड़ा सा हम लोग मतलब पढ़ाई नहीं करके मस्ती कर सकते हैं भाई। क्लास 1 से लेकर या फिर KG1 KG2 उस टाइम से लेकर अभी तक का आपका समय 15 से 16 साल हो चुका है। आप एजुकेशन के पीछे आप दिए हो। तो 15 से 16 साल के बाद आप लोगों में से कुछ लोग हैं PhD नहीं करेंगे, वो लोग किसी और काम में चले जाएंगे। तो मेरा एक ही सवाल है, तो आप लोग एक बात बोलो, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोग जब आईने के सामने अपने आप को देखोगे कि क्या मैंने सीखा, मैंने यहाँ पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7 पेपर 8 से क्या ही सीखा? और अगर कोई बंदा क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग वहां पे हक्का बक्का, आप लोगों का कुछ समझ नहीं आया कि टॉपिक ही क्या है, मैंने तो पढ़ा नहीं था, मैंने तो रट्टा मारा था वहां पे एग्जाम में जाके लिखा था। भाई नहीं होता ऐसे। एम्बेरस हो जाओगे, समझो। बेवकूफ दिखोगे, बेवकूफ। तो खुद पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? और मैं इतना सारा ज्ञान ऐसे ही नहीं देता हूँ, आप लोगों के भलाई के लिए बोलता हूँ। अभी एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप लोग कुछ मुझे दे भी नहीं रहे हो, ना मैं आप लोगों से कुछ ले रहा हूँ। बस मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का फ्यूचर सही रहे, आप लोग सही से पढ़ो, ठीक है? इसको एक सोशल वर्क भी ले सकते हो। बस इसी वजह से मैं ये सब बात मैं बोल रहा हूँ। ओके, चलो बहुत बातचीत हो गया, अब चलो टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो, पेपर 5 सजेशन के बारे में अगर मैं बोलूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक चीज समझना है कि पेपर 5 अगर मैं सजेशन के बारे में अगर मैं बोल लेता हूँ, तो यहाँ पे एक चीज है कि एक सेकेंड। देखो, पेपर 5 का जो सजेशन है, इसमें एक चीज समझ लो। रुको, ये बार बार स्क्रॉल हो रहा है। ओके, टैब चेंज हो रहा है बार बार। चलो इस सिलेबस को हटा देते हैं हम, सिर्फ इसको रखते हैं। ओके, चलो पेपर 5 का ये जो फैक्ट है, ये एक चीज समझ लो आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉपिक्स ही एक दूसरे से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म पेपर टफ है बहुत ज़्यादा, एज कम्पेयर टू मैं अदर पेपर के बारे में बोलूँ। यहाँ पे बहुत लोग मतलब उनको उनका जो परसेंटेज है वो गिर जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसको ध्यान पे रखो आप लोग, ठीक है? तो मैं सजेशन देखो एक ही दूंगा। पहली बात कि सब चीज़ को थोड़ा सा पढ़ लो, अभी भी टाइम है, 1.5 महीना। कहीं से भी पढ़ो, मेरे वीडियोस से पढ़ो, या फिर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा मुझे बोलो, मैं क्लासेस मैं ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मैं उस टॉपिक रिलेटेड मैं क्लासेस ले सकता हूँ। आप लोग रिक्वेस्ट करो, कोई इश्यू नहीं है, ग्रुप में बोलो, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देखो कि ये जो यहाँ पे मॉड्यूल 1 है, एरिस्टोटल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना आप लोग, ठीक है? सही से समझो, एरिस्टोटल को कभी स्किप मत करना, डोंट स्किप दिस वर्क, ठीक है? इसलिए पहले एरिस्टोटल को दिया गया है। ये एरिस्टोटल मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही क्रिटिसिज्म, मतलब स्टार्टिंग से ही वो है, इसी वजह से उनको पहले दिया है। और जिस वजह से आपको एरिस्टोटल को स्किप करना ही नहीं है, एरिस्टोटल पढ़ो, ठीक है? और उसका जो डेफिनेशन ऑफ मतलब ट्रेजेडी है, फिर कुछ की एलिमेंट्स है, जैसे कि
मैं बोलूँ प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टेकल, वो सारे चीज़ें आप लोग पढ़ो। फिर कुछ कंपोनेंट्स है ट्रेजिक प्लॉट के, उसको पढ़ो। जैसे कि मान लो स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट, कॉम्प्लेक्स प्लॉट, कैथारसिस हो गया, फिर पेरिपेटिया, हेमाशिया, ये सब टर्म्स याद रखो। फिर एक ट्रेजिक हीरो का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेजिक हीरो, ये सब पढ़ो। ठीक है, हेमर्शिया, पेरिपेटिया, ये सब टर्म्स पढ़ो। कुछ मान लो नोटेबल कुछ चीज है एरिस्टोटल का, तो वो देखो। माइमेसिस, कैथारसिस हो गया, ये सब पढ़ो। ये सब चीज क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन पढ़ो। इनका डेफिनेशन पूछा जा सकता है और एग्जाम्पल भी आपसे मांग सकता है। इवन आप एग्जाम में जब आप लोग इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो एज ए कोट आप लोग उसको यूज भी कर सकते हो। इससे आपका जो स्कोर है थोड़ा सा इनहेंस होगा। ठीक है ना। फिर और एक है यूनिटीज, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। उसका जो है वो भी आप लोग देखो। यूनिटी ऑफ टाइम क्या है, यूनिटी ऑफ प्लेस क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है। एरिस्टोटल मत स्किप करो। मेरे कहने का ये मतलब है, डोंट स्किप एरिस्टोटल गाइस। ठीक है, एरिस्टोटल कभी स्किप मत करना, इसको पढ़ना मॉड्यूल 1 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जॉन ड्राइडन का एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। अब ये जो वर्क है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ड्राइडन सर का, जिनको मैं बहुत मानता हूँ। ड्राइडन एंड एरिस्टोटल बोथ आर माय गुरुज, अगर मैं बोलूँ। क्रिटिसिज्म में मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो पेपर है, पेपर 5, ये मेरा फेवरेट पेपर है एक्चुअली। MEG 5 या फिर पेपर 5, जो भी बोलो। क्रिटिसिज्म इज माय फेवरेट, एक्चुअली फेवरेट टॉपिक। मुझे बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में भी, और क्रिटिकल एनालिसिस करने में भी बहुत मज़ा आता है। आप लोगों को क्यों इससे दिक्कत है मुझे नहीं पता। बहुत लोगों को, मतलब 80% लोगों को इससे दिक्कत है, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्रिटिसिज्म है क्या। ठीक है, तो एरिस्टोटल को मत स्किप करना। यहाँ पे जॉन ड्राइडन का जो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है, इसको भी स्किप मत करना। ठीक है ना। कि और ये है क्या, मतलब देखो, ये ड्राइडेंट का एक ऐसा वर्क है जिसमें 4 लोग रहते हैं, मतलब दोस्त रहते हैं। वो लोग एक डिबेट करते हैं। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द डिबेट ऑन द वैल्यू ऑफ एंशियंट वर्सेस ड्रामा और मॉडर्न वर्सेस, ऐसे करके, मतलब जैसे कि क्राइट्स हो गया, फिर यूजीनियस हो गया, लिसिडस हो गया, नियंडर जो कि ड्राइडेंट खुद है। ये 4 लोग मतलब एक बोट में रहते हैं, तो वो लोग मतलब डिस्कशन करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट चलता है वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है ना, इसको मत तुम लोग मतलब स्किप करना। ठीक है, और यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन, ये भी चीज पढ़ना डाइडेंट का। डाइडेंट का ये सब चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीज भी पढ़ना। फिर और भी है, जैसे कि मैं अगर बोलूँ मेरिट्स ऑफ एलिजाबेथ ड्रामा हो गया, या फिर शेक्सपियर वर्सेस बेन जॉनसन का एक रेफरेंस हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इमिटेशन ऑफ नेचर हो गया, ड्राइडन के वर्क में कैसे दिखाया गया। फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा हो गया। जो कन्वर्सेशन है उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको पढ़ना। ओके, रोल ऑफ ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म हो गया। ठीक है, तो मतलब ये सब चीजें आप लोग पढ़ना। और एरिस्टोटल के जो भी वहाँ पे सिद्धांत वहाँ पे बोला गया, कहीं ना कहीं आप लोग विलियम शेक्सपियर, फिर जाके ड्राइडन, इनके वर्क्स को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं रूल्स को वायलेट भी करते हैं, एक दूसरे के रूल्स को भी वायलेट करते हैं ये तीनों, विलियम शेक्सपियर, एरिस्टोटल एंड जॉन ड्राइडन सर। मतलब इनका सोच ऐसा था कि एक दूसरे के रूल्स को ये लोग वायलेट करते थे। और इसका ये मतलब नहीं है वायलेट का, मतलब देखो शेक्सपियर जो है वो सारे मतलब लिमिट को वो क्रॉस कर चुके थे। उनके हिसाब से वो कोई रूल फॉलो ही नहीं करते थे। जैसे हम आप ये सब एरिस्टोटल जितने भी क्रिटिक्स है, इनको पढ़ रहे हैं और इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने वर्क्स में, फिर कुछ लिखने में। शेक्सपियर को कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता था उस टाइम पे। उनका अलग ही एक स्टाइल था शेक्सपियर का। ठीक है, तो चीज़ों को समझो
उसी की बेसिस में आप लोग पढ़ो। ओके, ये दो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफ ऑफ मिल्टन अगर आप लोगों के पास समय है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। देखो लाइफ ऑफ मिल्टन में क्या है, जॉनसन सर जो है, डॉक्टर जॉनसन सर, सो सैमुअल जॉनसन सर, तो वो ना मतलब लाइफ ऑफ मिल्टन में कुछ मतलब वर्क है, मतलब उनके ऊपर वो क्रिटिसिज्म वो किए हैं। ठीक है, वो चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा कि किस किस चीजों के बारे में बोला गया, मतलब मिल्टन के कौन से वर्क के बारे में जॉनसन ने कहा, लैंग्वेज के बारे में कहा, बहुत सारी चीजों के बारे में कहा, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, आप लोग जब पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हो आप लोग स्टक हो जाते हो, एम्बिग्यूअस हो जाते हो, तो उन सब के बारे में भी बात किया जॉनसन सर ने। तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो और मैं तो बोलूंगा कि सब कुछ पढ़ भी सकते हो, मगर ये जो एरिस्टोटल एंड जॉन ड्राइडन है इसको ध्यान से पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, एरिस्टोटल से आता ही है, एरिस्टोटल स्किप मत करना। ओके, अब नेक्स्ट है मॉड्यूल 2, विलियम वर्ड्सवर्थ और उसका जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलड। देखो ये दोनों वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। मैथ्यू आर्नल्ड जो है, मैं ये नहीं बोलूंगा मत पढ़ो, इसमें क्या है, इसमें जो मेन है वो टचस्टोन मेथड है, टचस्टोन मेथड को आप लोग पढ़ लेना। टचस्टोन मेथड जो आर्नल्ड का है वो पढ़ना, उसमें ही आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो वर्क है स्टडी ऑफ पोएट्री, एक पोएट्री को कैसे स्टडी किया जाता है उसी के बारे में आर्नल्ड सर बताए हैं। ठीक है, और ये जो मतलब ये जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलड, जो कि लिरिकल बैलड का एक प्रीफेस है। लिरिकल बैलड 1798 और 1800 में तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलड आया, उसमें एक प्रीफेस ऐड किया गया अपने आप को डिफेंड करने के लिए वर्ड्सवर्थ ने। तो स्टोरी आप लोगों को पता ही है, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग लिरिकल बैलड पढ़ रहे हो तो बायोग्राफिया लिटरेरिया तो पढ़ना ही पड़ेगा, बोथ आर इंटर रिलेटेड। जहाँ पे बायोग्राफिया लिटरेरिया में विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्रीवियस लिरिकल बैलड है, उनके रूल्स को, वो उनके सिद्धांत को भी उन्होंने चैलेंज किया, सैमुअल टेलर कोलरिज ने। आप लोग उसको भी पढ़ो, इन दोनों को पढ़ो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर में। ठीक है, इनके कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वजह यही है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, जबकि शेक्सपियर, फिर मिल्टन, फिर बहुत सारे बड़े बड़े, मतलब इवन कॉलरिज सर भी, इनका भी वर्क हम लोग बचपन में नहीं पढ़े हैं, मगर वर्ड्सवर्थ को हम लोग पढ़े हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोग जब क्लास 7 6 या फिर 8th में थे तो उस टाइम पे हम लोग इनके पोएम्स को हम लोग पढ़ते थे, वो नेचर के ऊपर पोएट्रीज लिखा करते थे। ठीक है, तो उनको हम लोग जानते हैं, बाकियों को तो नहीं जानते हैं ना। टीएस एलियट को भी नहीं जानते, वो भी तो एक पोएट थे ना, क्रिटिकल पोएट लिखते थे, पोएट्री वो करते थे, जिस वजह से लोगों को समझ में सही से आता नहीं था। आप लोग जाके उनका एक वर्क है, वो क्या है, बहुत फेमस वर्क है, अभी याद नहीं आ रहा, मतलब कुछ एकदम नॉर्मल सा चीज ना, टाइम में मुझे याद नहीं आता। एनीवेज, जो भी हो, तो आ, यही है। ठीक है, ये दोनों विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज, इसको पढ़ लेना। टीएस एलियट, इनका जो वर्क है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ठीक है, उनका जो एक केमिकल रिएक्शन वाला है जो एक बताया गया उसको भी पढ़िएगा आप लोग। टीएस एलियट का ये जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आई थिंक आप सबको ये चीज पढ़ना है। टीएस एलियट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आइए रिचर्ड से नहीं भी आ सकता है, तो आइए रिचर्ड मैं बोलूंगा, देखिए प्रीवियस ईयर में आइए रिचर्ड आया था, तो आइए रिचर्ड इस साल रिपीट अगर करे तो आइए रिचर्ड का दो वर्क है, प्रिंसिपल्स के ऊपर एक है और एक थ्योरी के ऊपर है। दोनों वर्क को थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, या फिर क्लासेस वगैरह भी मतलब रिकॉर्डेड है सेशन में, टेलीग्राम में मैंने दे के रखा है, उनको सुनिए, उनको समझिए। ठीक है, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा टीएस एलियट एंड न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म बाद में वो टॉपिक में आते हैं, मगर टीएस एलियट आई रिचर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स है। इनके मतलब लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हो तो भाई ये दोनों को जरूर पढ़ना आप लोग। ठीक है, मगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं टीएस एलियट से आने वाले मतलब समय में, मतलब अभी जब आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें टीएस एलियट से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग टीएस एलियट को सही से पढ़ो। ठीक है, बाकी स्किप करने लायक मैं बोलूंगा नहीं, कुछ भी स्किप करो, मगर टीएस एलियट बहुत अच्छे से पढ़ो। आइए रिचर्ड को स्किप कर सकते हो, मगर मैं बोलूंगा थोड़ा सा एक बार दो बार पढ़ लेना,
क्वेश्चन आ सकते हैं, एक दो मतलब ऑल्टर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और न्यू क्रिटिसिज्म अगर पढ़ोगे तो न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है, यहाँ पे देखो मॉड्यूल 4 में, ठीक है, यूनिट 3, ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ने से आपको न्यू हिस्टोरिसिज्म का भी आइडिया हो जाएगा। स्टीफन ग्रीनब्लैट, न्यू हिस्टोरिसिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म अगर मैं बोलूँ, जेसी रैनसम सर, जॉन क्रोए रैनसम। न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिक्स है ये, टीएस एलियट एंड आई रिचर्ड वी, ठीक है। बहुत लोग न्यू क्रिटिक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत लोग हैं वहाँ पे, रोनल्ड बर्थ वगैरह बहुत लोग हैं वहाँ पे, आप लोगों को मिल जाएगा बहुत सारे, मतलब वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग वो उन सारे राइटर्स को, उन सारे क्रिटिक्स को सही से पढ़ो, उनके रेफरेंसेस को देखो, ठीक है। बाकी न्यू क्रिटिसिज्म और न्यू हिस्टोरिज्म बोथ आर इंटर रिलेटेड, तो इन दोनों को पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है ना। स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ रहे हो तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ लेना डेफिनेटली, यहाँ पे दिया नहीं है, मगर स्ट्रक्चरलिज्म समझने से पहले आप लोगों को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मतलब दोनों को ही समझना है। और डीकंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो रिलेटेड टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, दोनों ही काफी सेम है मगर थोड़ा सा अलग है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डीकंस्ट्रक्शन में देरिदा मिलेंगे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कुछ स्ट्रक्चरलिस्ट भी मिलेंगे, कुछ डीकंस्ट्रक्शनिस्ट भी मिलेंगे। देरिदा जबकि खुद को पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट समझते नहीं थे, वो खुद को डीकंस्ट्रक्शनिस्ट ही समझते थे। तो डीकंस्ट्रक्शन का जो मतलब है वो देरिदा का जो है, जैक्स देरिदा, फ्रेंच फिलोसोफर, मैन ऑफ मार्जिन, सो उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, डीकंस्ट्रक्शन हो गया, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। न्यू हिस्टोरिसिज्म मैंने बता दिया, कल्चरल मैटरलिज्म से नहीं आने वाला उतना ज्यादा क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इस बार आएगा कल्चरल मैटरलिज्म से, इसको स्किप कर सकते हो। मार्क्सिज्म से पढ़ लेना, फेमिनिज्म से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। फेमिनिज्म से मैं बोलूँ तो ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, मगर फेमिनिज्म के वेव्स जो है ना वो पढ़ लेना आप लोग। और कुछ मतलब तो जैसे कुछ राइटर्स है ना, ठीक है, सिमोन दी विवो को पढ़ लो आप लोग, ठीक है। और कुछ मतलब इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर है उनको पढ़ लेना, ठीक है। फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म बेसिकली, तो क्रिटिक्स लोगों के बारे में भी पढ़ना, और फेमिनिज्म क्यों बाद में जाके इनको इसको क्रिटिसाइज किया गया, ये पॉइंट भी पढ़ लेना। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, यूनिट 1 यूनिट 2 बहुत आर इंपॉर्टेंट। न्यू हिस्टोरिसिज्म आप लोग जब न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ोगे तो इसको भी कवर कर लोगे आप लोग, अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म बोथ आर इंटर रिलेटेड। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जरूर पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ओके। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जरूर पढ़ना जब आप लोग पढ़ रहे हो न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। कल्चरल मेटलिज्म उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग स्किप कर सकते हो। फेमिनिज्म भी उतना ज़्यादा मुझे मतलब इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, उसको भी आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं पेपर 6 के बारे में। तो देखो पेपर 6 में एक बहुत अनोखा चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, लिख लो। ये प्यूरिटन एज एंड एनलाइटनमेंट पीरियड, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्यूरिटन एज और एनलाइटनमेंट पीरियड आप लोग क्यों नहीं पढ़ोगे? ये लेंदी है इसी वजह से या फिर टफ है इसी वजह से? आप लोग को पढ़ना चाहिए क्योंकि आप लोग अमेरिकन लिटरेचर में जा रहे हो, उसका हिस्ट्री आप लोगों को पता नहीं, किसने क्यों लिखा उसको पता नहीं, आप लोग डायरेक्ट वर्क में जा रहे हो, क्यों भाई? जरूर पढ़ो आप लोग, मैं तो बोलूंगा ऑब्वियसली पढ़ो। प्यूरिटन एंड एनलाइटनमेंट दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, हर साल ही आते हैं, ठीक है, हर साल आते हैं, तो उसको मतलब इस बार भी रिपीट हो सकता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे तरफ से एकदम ग्रीन सिग्नल, इसको मत छोड़ना, कुछ भी छोड़ देना, इन दोनों को मत छोड़ना, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ। प्यूरिटन एज एंड एनलाइटनमेंट पीरियड, ठीक है। एनलाइटनमेंट पीरियड में कैसे लोग एनलाइटनमेंट हुए? प्यूरिटन एज एक अंधकार एज था मेरे के अकॉर्डिंग, वहाँ पे तो चर्चेस बहुत ज़्यादा डोमिनेट था, दे वेयर टू मच डोमिनेट, ओके, उनका डोमिनेंस डोमिनेंस चलता था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये भी समझना पड़ेगा। लाइफ ऑफ मिल्टन में जैसे प्यूरिटनिज्म का एक उदाहरण भी है, आप लोग पढ़ सकते हो उस टाइम पे। तो जॉन मिल्टन भी एक प्यूरिटन के ही मतलब फॉलोअर थे, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आप लोग पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, इसको मत छोड़ना। नेक्स्ट है मॉड्यूल 2 के बारे में बात करते हैं, द एसे, टू एसेस, बेसिकली टू एसेस, द अमेरिकन स्कॉलर एंड द पोएट। बेसिकली द पोएट से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इमर्सन का, अमेरिकन स्कॉलर से नहीं आया था। इस बार अमेरिकन स्कॉलर पढ़ लेना, अमेरिकन स्कॉलर से आ सकता है। मैं तो बोलूँगा दोनों ही टॉपिक बहुत इजी है, और इसको इसीलिए मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर एक्चुअली फॉर ट्रांसेंडेंटलिज्म,
ट्रांसेंडेंटलिज्म का सबसे बड़ा ये मतलब ये शुरुआती इन्होंने किया था। तो इनको मत मतलब देखो, विटमन जो है, विटमन वो रियलिज्म भी लिखते थे, मतलब ट्रांसेंडेंटलिज्म और रियलिज्म के बीच में वो लिखते थे। विटमन जो है फादर ऑफ फ्री वर्ड्स जिनको कहते हैं, ठीक है, विटमन। फिर थोराव जो है, यहाँ पे थोराव भी देख सकते हो, वर्ल्डन। वर्ल्डन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार चीज है, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको, कोई इश्यू नहीं है। ये दोनों टॉपिक इजी है, मगर अमेरिकन स्कॉलर से क्वेश्चन आ सकता है। मायर थिंकर और मैन थिंकिंग, ये सब जो चीजें हैं उसको भी पढ़ लेना आप लोग ध्यान से, ठीक है ना। तो इसमें मैं बोलूंगा अमेरिकन स्कॉलर को पढ़ लेना, इमर्सन आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली आएगा। और इसमें से मतलब देखो, ये आप लोगों के पास टाइम होगा, ये एक दिन में कंप्लीट कर दोगे आप लोग, आप लोग एक दिन में कंप्लीट कर दोगे, बहुत ज्यादा टफ है नहीं, ठीक है ना। इजी है, दोनों ही इजी है, तीनों तीनों वर्क इजी है, ठीक है। तो वर्ल्डन जो है थोराव का, वो भी इजी है। थोराव कैसे अपने हिसाब से अपने एक जगह पे जाके वो बिना सोशल मीडिया, बिना इंटरनेट, बिना किसी चीज के वगैरह जो लाइफ है, रियल लाइफ है, पर मतलब नेचर से जुड़ के अपना लाइफ कैसे व्यतीत करना चाहिए, वो चीज थोराव बोलते हैं। तो वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इजी भी है। मॉबी डिक इम्पॉर्टेंट है, हरमन मेलविल का, अमेरिकन लिटरेचर का बहुत नामी दामी मैं बोलूंगा एक वर्क है, इसको जरूर पढ़ना, मॉबी डिक, ठीक है। व्हेल के बारे में है एक, ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें भी एक शार्क या व्हेल के बारे में लिखा गया है, इसको भी पढ़ना, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साउंड्स ऑफ फ्यूरी और सूला, ये दो टॉपिक में मैं बोलूंगा आप लोग सूला को पढ़ना। साउंड्स ऑफ फ्यूरी विलियम फॉकनर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क तो है, मगर शायद इस बार मतलब रिपीट ना करे, तो आप लोग सूला पे ज्यादा मतलब फोकस डालना। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो साउंड्स ऑफ फ्यूरी पढ़ लेना, मगर मैं लास्ट टाइम मतलब लास्ट ईयर मैंने सजेस्ट किया था सबको कि साउंड ऑफ फ्यूरी, द साउंड एंड द फ्यूरी में पढ़ना, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी बोलूंगा सूला से पढ़ना, सूला इंपॉर्टेंट ज्यादा है इस टाइम पे, ठीक है। गुड कंट्री पीपल जो है, गुड कंट्री पीपल का जो स्टोरी है, सबको पता है, हुल्गा का जो स्टोरी है, एक पाँव लकड़ी का होता है, वो बाइबल बेचने वाला एक लड़का आता है, आई थिंक सबको ये चीज पता है, कैसे वो उसको डिच करता है, ठीक है, तो सबको ही पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा आप लोग समरी पढ़ लेना, इसको बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस करके अपना, क्योंकि आप लोगों के पास जो लोग अभी 1.5 महीने में अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करने वाले हैं, उनके लिए मैं बेसिकली बता रहा हूँ। जो पहले से पढ़ते आए हुए हैं, उनके लिए रिवीजन कोई फैक्ट नहीं है, वो सब सिर्फ 1-2 पेज मतलब यहाँ वहाँ पलटेंगे, हो जाएगा, ठीक है। कॉप ऑफ द एंथम, यहाँ से भी मतलब वो ओ हेनरी का जो कॉप एंड द एंथम जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना। ये जो कैरेक्टर है बेसिकली वहाँ पे सेंट्रल कैरेक्टर, तो उसको पढ़ लेना, वो शेल्टर ढूंढता है अपना। हम्म, तो शेल्टर ढूंढते हुए वो कितना ज़्यादा क्राइम में इन्वॉल्व होने का कोशिश करता है, कितना बार फेलियर होता है, इसी पे है, वो इजी है, वो आप लोग कवर कर लोगे, इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो जो कहा आप लोगों ने सुन लिया होगा। चलो अब बात करते हैं मॉड्यूल 3 में, वर्ल्ट व्हिटमैन के बारे में मैंने बोला था। वर्ल्ट व्हिटमैन का माई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, ठीक है। पैसेज टू इंडिया पढ़ लेना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तो ईजी है, पैसेज टू इंडिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इससे इसको पढ़ लेना आप लोग। एमिली डिकिंसन का बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ, और फ्लावर्स, फ्लावर्स से आ चुका है, आप लोग इसको पढ़ो, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ठीक है। बहुत मतलब एक इमेजिनेशन में आप लोग चल जाओगे, मतलब जब पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। बहुत ही स्लो मोशन में चलता है और बहुत अच्छा है ये वर्क, पढ़ो आप लोग, अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा। मेंडिंग वर्ल्ड, मेंडिंग वर्ल्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, आफ्टर एप्पल पिकिंग, दोनों ही पोइट्रीज आई थिंक आप लोग 2-3 घंटे अगर बैठोगे तो हो जाएगा, दोनों ही बहुत अमेजिंग पोइट्रीज है, इसको मैं क्या ही बोलूँ। बाकी यहाँ पे आफ्टर एप्पल पिकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूर है, मगर मैं आप लोगों को बोलूँगा दोनों ही पढ़ लेना, टाइम तो वेस्ट करने वाला कोई बात नहीं है ना। आप लोगों के पास जब आप लोग पढ़ने बैठ रहे हो, 6 से 7 घंटा दो ना, या फिर 4 घंटा दो, 4 घंटा में ही 4-5 पोइट्री वर्क तो कंप्लीट हो ही जाता है। और नोट्स मत बनाओ, मतलब एकदम से जो नोट्स दिया गया है उसको लिखो मत,
बस सेंटेंसेस में लिखो। नोट्स नोट्स बनाने का तरीका होता है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पॉइंट्स है, उसको बस लिखते जाओ, एक सेंटेंस में लिखते जाओ, एक दो सेंटेंस में लिखो, ताकि आप लोगों को रिवीजन करते वक्त आप लोग एकदम से पैराग्राफ, मतलब 4-5 पेज का पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े। ठीक है, ये एक ट्रिक है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वॉलेस स्टीवन का। वॉलेस स्टीवन का जो एम्पेरर ऑफ आइसक्रीम, ये भी बहुत इजी है। इसको भी पढ़ना, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसका मीनिंग है, मगर ये इजी है। इसको आप लोग अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, मजेदार चीज है। और इसका नाम द एम्परर ऑफ आइसक्रीम क्यों हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइटल टाइटल के ऊपर पढ़ना जरूर, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। और एलन गिन्सबर्ग का जो हाउल है, ये बीट जनरेशन का ही, मतलब एक बीट जनरेशन के बारे में यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग, मैं तो बोलूंगा जरूर पढ़ना, स्किप मत करना। ये जो हाउल है बेसिकली, हाउल को आप लोग, ये जो तीनों पार्ट है, इसको जरूर पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। हाउल आप लोग एसएलएम में भी पढ़ सकते हो, उसमें भी लिखा हुआ है, या फिर टेक्स्ट है, टेक्स्ट से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, हाउल आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, एम्पेरर ऑफ आइसक्रीम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउल है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, पिछला बार भी आया था, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में चलते हैं। मॉड्यूल 4, मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा और डेथ ऑफ ए सेल्समैन। मैं बोलूंगा मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, लास्ट ईयर भी बताया था, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी बता रहा हूँ। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, ये चीज पढ़ लेना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है वो चीज पढ़ लेना, कैरेक्टर्स को पढ़ लेना, कौन प्रोटैगनिस्ट कौन एंटेगनिस्ट है वो पढ़ लेना, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है ये भी पढ़ लेना। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है जो बेटी अपने पापा के, मतलब पापा के साथ बहुत ज्यादा लगाव होता है, मतलब जो प्यार है उनके प्रति बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीम लेवल का होता है, आकर्षण होता है, तो उसको होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और जो इडिपस कॉम्प्लेक्स है, जो माँ और बेटा का जो एक मतलब रिलेशन है, वहां पे वो चीज बताया गया है, इडिपस कॉम्प्लेक्स। और इडिपस रेक्स अगर आप लोग पढ़ोगे, जो कि यहाँ पे मॉड्यूल्स में है नहीं, मगर आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा टाइम हो तो इडिपस रेक्स पढ़ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इडिपस रेक्स में भी इडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया। ठीक है, वो अपने माँ के प्रति एक प्यार होता है उसको, बाद में जाके उसको ही मैरी करता है, वो मैरिज करता है उनके साथ ही, तो वो भी एक वर्क है, उसको भी पढ़ लेना आप लोग। ठीक है। और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का देखो, पेपर 7 में आ गए हम लोग देखते देखते। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो है क्राइसिस इन सिविलाइजेशन एंड, और एक है इनका वर्क रेड ओलियंडर। रेड ओलियंडर और क्राइसिस इन सिविलाइजेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको पढ़ो, क्राइसिस इन सिविलाइजेशन पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। देखो, रेड ओलियंडर्स जो है वो बंगाली में है, रॉक तो करो भी बंगाली में। हाँ, बंगाली वर्जन और इंग्लिश वर्जन डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर कहानी एक ही है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो वो उस चीज से, तो आप लोग इस क्राइसिस इन सिविलाइजेशन पे ज्यादा फोकस डालो। ठीक है ना, इसको पढ़ो। ओके, सुभाष चंद्र बोस का एंड इंडियन पिलग्रिम, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, असाइनमेंट में भी आया था, असाइनमेंट में क्वेश्चन आया था, तो मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू का जो ये जवाहरलाल नेहरू का जो ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, यहाँ से भी ये तीनों मॉड्यूल, मैं बोलूंगा ये मॉड्यूल 1 में जो ये तीनों यूनिट्स हैं, तीनों यूनिट को पढ़ो। ठीक है, अनटचेबल ये सब तो मतलब देखो, ये सब मैं क्या ही मतलब बोलूं कि ना पढ़ो, ये सब एक स्टोरी है बस। गाइड जो है, गाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। अनटचेबल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना। कांथापुरा, क्लियर लाइट ऑफ डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी असाइनमेंट में क्वेश्चन आया था। तो मैं तो बोलूंगा इनको बस एक स्टोरी समझ के समरी जो है वीडियो वगैरह देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे आर के नारायण का वर्क द गाइड है, और अनटचेबल, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा। बाकी आप लोग चारों कोशिश करो चारों कवर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मॉडल 3 में हम लोग देख सकते हैं HLV का वर्क है, 2-3 पोएट्रीज है, तो हिंदू कॉलेज में पोएट्री उन्होंने लिखा था, तो उनको आप लोग, द हार्प है जैसे जैसे कि, ठीक है, उसमें से एक, तो उसको पढ़ो, उसको पढ़ो। और पोएट्रीज को मैं नहीं बोलूंगा स्किप करो, पोएट्रीज एक दिन में कंप्लीट हो जाता है गाइस, एक बार देखोगे तो पोएट्रीज आप लोगों को समझ में ही आ जाएगा। कोई भी लाइन से क्वेश्चन आया तो आप लोग
क्योंकि आप लोगों ने एनालिसिस पहले से कर लिया है, तो ऑलरेडी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं लिखने में, उसको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, एसएलवी पढ़ लो। सरोजिनी नायडू भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चारों में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे कोई लगा, एचएलवी, तरुदत्त, निज़ाम इज़िकल, ये तीनों। बाकी मैं ये नहीं बोलूंगा सरोजिनी नायडू मत पढ़ो, कमला दास मत पढ़ो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ये जो तीनों मैंने नाम लिया, इसको ज्यादा फोकस डालो। ठीक है, बाकी आप लोग जो टाइम अगर होगा तो उसमें फोकस डालना, अगर टाइम बच जाए तो। ठीक है, रेड ओलियंडर्स मैंने निकाल देने के लिए इसीलिए बोला क्योंकि स्टोरी आप लोगों को पता है, और अगर आप लोग अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन अगर आ भी जाए, ऑल्टर में क्वेश्चन आएगा, कोई इशू नहीं होगा। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो आप लोग ऑल्टर वाला क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, साइलेंस द कोर्ट इज स्टेशन, ये मेरा फेवरेट भी है विजय तेंदुलकर का, ये आप लोगों को पढ़ना है। रेड ओलियंडर, और इसमें ये वाला पढ़ो, यूनिट 2। यूनिट 1 को गोली मारो। ठीक है। गिरीश कर्नाड का तुगलक, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तुगलक आप लोग पढ़ लो, इजी है, उतना ज्यादा टफ नहीं है, हिस्ट्रिकल फैक्टर्स के ऊपर है बेसिकली। फाइनल सोल्यूशन, इसमें से दो में से फाइनल सोल्यूशन में से क्वेश्चन आ सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महेश दत्तानी का। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 8 के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब बहुत लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर 8 को लेके। एक चीज समझ लो, जैसे एनलाइटनमेंट पीरियड और प्यूरिटन पेपर 6 में पढ़ना जरूरी है। पेपर 5 में ड्राइडन, टीएस एलियट, आई ए रिचर्ड और एरिस्टोटल पढ़ना जरूरी है। वैसे ही यहाँ पे पेपर 8 में एनिट पढ़ना बहुत जरूरी है। एनिट से क्वेश्चन आएगा, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिट से क्वेश्चन आएगा ही। मीडिया आप लोग समरी देख लो, स्टोरी लाइक पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, इजी है, बहुत टफ नहीं है। एनिड पे थोड़ा सा टाइम आप लोगों का जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा लेंदी भी है। एनिड को सही से पढ़ो, कैरेक्टर्स को पढ़ो, टैंटलस हो गया जैसे, ठीक है, और एंकाइसिस हो गया, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे, तो 2 से 3 कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एसएलएम में, वो चीज देख लो। ठीक है, मेन सेंट्रल कैरेक्टर्स जो है, ठीक है, वो कैरेक्टर्स आप लोग देख लो। जिसको मतलब जो लोग ऑलरेडी इलियड ओडिसी पढ़ चुके हैं, उनको उनके लिए ये एनिड कुछ नहीं है, एनिड तो बच्चा है उनके लिए। ठीक है, एनिड आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमोरेस थीस्टेस इन्फार्नो, इन्फार्नो आई विल रिकमेंड, ओके, आई विल रिकमेंड इन्फार्नो, इन्फार्नो पढ़ लेना। उसके बाद समय मिले तो थीस्टेस पढ़ना, उसके बाद समय मिले तो एमोरेस पढ़ना। देखो ये मैंने मतलब एक क्रम पे मैं बता रहा हूँ, यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1 ऐसे करके पढ़ना। अगर समय ना हो तो छोड़ देना, दांते का इन्फार्नो पढ़ लेना, क्वेश्चन आ जाएगा, डोंट वरी। 9 हिल्स के बारे में बताया गया, ठीक है, जो वर्जिल उसको हेल्प करता है दांते को, तो वो चीज आप लोग देख लेना। ठीक है, जो नरेट करता है स्टोरी, उसको हेल्प करता है वर्जिल। ठीक है, जो कि एक पायस सोल होता है, और 9 हिल में वो ले जाता है, 9 हिल का जो परिक्रमा है वो करवाता है। ठीक है, और यहाँ पे पेपर 8 में मैं बहुत सारे राइटर्स का नाम आप लोगों को लेने में दिक्कत होती है, तो ये जो राइटर है देखो, इनिड में जैसे बहुत सारे ऐसे है, उनको भी मतलब प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती होगी, आप लोगों को पता है मुझे। ये जो राइटर है दोस्तोयेव्स्की, दोस्तोयेव्स्की, देखो दोस्तोयेव्स्की, ठीक है, दोस्तोयेव्स्की, दोस्तोयेव्स्की, ऐसे प्रोनाउंस करो, दोस्तोयेव्स्की। ठीक है, क्राइम एंड पनिशमेंट माय फेवरेट वर्क, ऑल टाइम फेवरेट है मेरा पेपर 8 में, इसको मैं रिकमेंड करूंगा, जरूर पढ़ना। क्राइम एंड पनिशमेंट जरूर पढ़ना, मेरा फेवरेट है। क्राइम एंड पनिशमेंट का ये मतलब नहीं कि कोई क्राइम किया हो तो उसके पनिशमेंट के बारे में, यहाँ पे पनिशमेंट का मीनिंग कुछ और ही है, अंदर ही अंदर जो वो पनिशमेंट उसको मिलता है। ठीक है, जैसे कि हैमलेट पढ़े होगे आप लोग, या फिर मैकबेथ पढ़े होगे, मैकबेथ में जैसे वो मतलब अंदर ही अंदर वो घुटते रहता है। ठीक है, हाथों में खून लगा हुआ, मतलब वो मतलब क्योंकि वो सोते हुए इंसान को मार, मतलब वो मार देता है, इसी वजह से वो खुद भी नहीं सो पाता है, तो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसमें आप लोग जो सिगमंड फ्रूड सर है, उसका जो मतलब लेंस है, उसको पढ़ लेना। सिगमंड फ्रूड का जो मतलब साइको एनालिटिकल लेंस है, इसके साथ क्राइम एंड पनिशमेंट के साथ वो जोड़कर पढ़ना जरूर। ठीक है, फ्लावर और एक वर्क है ना वो इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा जो है मैंने कहा, मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा,
वो वर्क में भी मतलब ये साइकोएनालिटिकल फैक्टर को जोड़ लेना, ठीक है। वो सिगमंड फ्रूड वाला, ओके। सिगमंड फ्रूड एक साइकोएनालिटिकल, मतलब फादर ऑफ साइकोएनालिटिक मैं बोल सकता हूँ, तो वो उनके रेफरेंस को पढ़ लेना ये वर्क्स में, ओके। और फ्लावर्ट का मैडम बोवरी इजी है, पढ़ लोगे आप लोग, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। कैसल भी इजी है, क्या वो कैसे एक मतलब वो जाता है ऊपर नीच करते रहता है, ठीक है। वो कैसल में घुसने के लिए कैसे जी तोड़ मेहनत करता है वो बंदा, ठीक है। वो एक ऑफिसर होता है, आप लोगों को पता ही है पूरा स्टोरी, मैं बताऊंगा नहीं फिर से। कैसल इजी है। डेथ इन वेनिस, डेथ इन वेनिस थॉमस मन का, जो वो ओल्ड मैन होता है, वो एक यंग बच्चे के ऊपर उसका मतलब एक मतलब बहुत ज्यादा उसको वो लाइक करने लगता है, वो बहुत ज्यादा उसको पसंद करता है, उसको फॉलो करता है, सब कुछ आपको स्टोरी पता है, बताने का जरूरत नहीं है। मैडम बोवरी मैं बोलूंगा लास्ट में पढ़ो, बाकी क्राइम एंड पनिशमेंट पहले पढ़ो, और उसके बाद डेथ इन वेनिस पढ़ो, फिर कैसल पढ़ो, ओके। बट क्राइम एंड पनिशमेंट को मत छोड़ना, ठीक है ना। चार्ल्स बॉडलेयर, ब्रेक्ट का लाइफ ऑफ गैलीलियो एंड डॉल्स हाउस। लाइफ ऑफ गैलीलियो से क्वेश्चन आया था ऑलरेडी, फिर रिपीट कर सकता है लाइफ ऑफ गैलीलियो, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। डॉल्स हाउस भी इंपॉर्टेंट है, इसमें फेमिनिज्म का, एक सेकंड रुको तो, यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है, एक सेकंड। हाँ तो मैं जो कह रहा था, अ डॉल्स हाउस, ठीक है। डॉल्स हाउस जो है स्टोरी जैसा पढ़ना, उसमें जो कैरेक्टर्स है उसको सही से पढ़ना। कैरेक्टर से क्वेश्चन आया था अगली बार, मतलब पिछली बार जो है एक कैरेक्टर से क्वेश्चन आया था, तो डॉल्स हाउस को पढ़ना, कैरेक्टर्स को पढ़ना, हेनरी गिब्सन का बहुत मतलब बेस्ट सेलिंग उस टाइम पे था ये वर्क। और लाइफ ऑफ गैलीलियो पढ़ना, ये दो वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स बॉडलेयर आप लोग पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे आप लोगों के ऊपर है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टर में आप लोगों के मन पसंदीदा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। बाकी लाइफ ऑफ गैलीलियो एंड डॉल्स हाउस से पढ़ लेना, ठीक है। यही था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा फैक्ट समझ में आया होगा, और आप लोग अभी पढ़ो सही से, कोई इशू नहीं है। मैं हूँ, कोई भी दिक्कत होती है, कोई टॉपिक में समझ नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक, तो मुझे पूछो, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।